यार मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं कभी डालूंगा भी नहीं डालूंगा। कुछ बातें हैं, कुछ सवाल हैं, मैं कभी ना कभी अपनी ऑडियंस से मैं डिस्कस करूं। हो सकता है ये मेरी चैनल की आखिरी वीडियो हो। आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताऊंगा। जेईई मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ था, 1 साल बहुत पढ़ाई करी, मैं चूतिया बन गया वहाँ पे। वो बंदा पीछे पड़ गया कि पेटेंट चाहिए, आपको 4-5 लाख रुपए चाहिए, मैं दे दूंगा। यार प्रोजेक्ट की माँ बहन मत करो, मेरा दिमाग फट चुका है। मेरा बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, मेरी जेब में कैश खत्म हो चुका, बिल्कुल जीरो, नल। मेरी क्षमता, मेरा हौसला टूट गया। उन्होंने यार मेरे सामने सब तोड़ा है, कैसे भूलूं यार, सब बर्बाद। भाग जाऊं, मर जाऊं, छुप जाऊं। मैंने घर वालों से कहा मैं कुछ टाइम के लिए जा रहा हूँ, मैं ट्रैवल करूंगा, मैं सब काट दूंगा अपने कनेक्शन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। मैं विक्टोरिया के घर गया, उसके अपार्टमेंट में गया। ऑफ कोर्स वो हमारी मेहमान है, हमारे घर में रहेगी। मैं गया दिसंबर में, न्यू ईयर पे, वो चली गई। जब आप देखते हो कि आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप करने के बाद तुरंत ही दूसरे के साथ है, पता है जो आईआईटी की प्रिपरेशन मैंने की ना, उसने टफ बना दिया यार। उसने हार मानने का ऑप्शन दिया ही नहीं ताकि वो पैसे खा सके। फ्री का किसी के बाप का पैसा नहीं है वो। मेरे पे प्रेशर बनाया गया, पोस्ट डिलीट करो। देखा, कर लो, फाड़ो लो, क्या खाड़ोगे, करूंगा नहीं डिलीट में। बट इस वजह से मेरा जो चाइना में छोटा सा बिजनेस था वो सेक्रीफाइस हो गया। यार मैं अभी वियतनाम में हूँ और मैंने UK07 का वीडियो आज सुबह उठ के देखा। 8 मार्च है आज। पता देखा मैंने कल रात को बंदे ने एक्सीडेंट किया। फिर मैंने सारी हिस्ट्री पढ़ी तो पता लगा 3-4 दिन से कुछ इंटरनेट पे कुछ चल रहा है, उसका केस चल रहा है। वो पहले वीडियो बनाया, एक्सपोज किया, डिप्रेशन जो भी था। काफ़ी बुरा लगा देख के, झटका भी लगा। बंदा काफ़ी फेमस था भाई, मतलब क्या ही ऑडियंस थी उसकी, गांड फाड़। लेकिन मरना इज़ नॉट द सोल्यूशन। मैंने एक वीडियो बनाया था पिछले महीने, पर मैंने कभी डाला नहीं। मुझे लगा कि शायद सही वक्त नहीं है, पर ये अनुराग का वीडियो देख के लगा कि सही वक्त शायद यही है। क्योंकि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, किसी की बहुत बड़ी है, किसी की छोटी है, किसी की बहुत इंटेंस हो गई, लेकिन फिर भी मरना इज़ नॉट द सोल्यूशन। मरना इज़ लाइक, पता नहीं यार, आप मेरा वीडियो देखना फिर आप समझ पाओगे मतलब कि मरने के कितना आसान है, लेकिन उसको झेलना और जी जाना कितना मुश्किल काम है। तो मुश्किल से लड़ो यार। प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, गैप ले लो, कहीं चले जाओ, किसी आश्रम में रह लो कुछ टाइम जाके, किसी दूर देश में जाके कहीं जाके 1 साल भर बिताई आओ शांति से, सब डिस्कनेक्ट करके। तो वो हेल्प करता है। मैं भी छोटे छोटे ब्रेक लेता हूँ। जैसे वियतनाम में स्कूटर राइड कर रहा हूँ मैं, 1 महीना हो गया मुझे। और जब मैंने स्टार्ट किया था स्कूटर राइड तभी वीडियो बनाया था वो। बाकी वीडियो देखो और समझो। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग यार। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। ये वीडियो काफ़ी पहले मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, पता नहीं कब डालूँगा। थोड़ा डिस्टर्बिंग है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो जो इमोशनल लोग हैं थोड़े से वो इस वीडियो को स्किप कर दें। अब सवाल है इस वक्त मैं कहाँ हूँ। इस वक्त मुझे नहीं पता, मैं एक अनजान बीच पे हूँ। रॉ बीच है, मेरे पीछे समंदर की लहरें बह रही हैं और यहाँ दूर एक शहर है, इस तरफ दूर एक शहर है। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पीस है। ना कोई होटल है, ना रेस्टोरेंट है, ना कोई। मैं ये दीवार पीछे है ना, ये हाईवे, स्कूटर पार्क करके दीवार फांद के चढ़ बढ़ के आया हूँ यहाँ पे किसी तरह। अब बात करते हैं ये वीडियो में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यार मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं कभी डालूंगा भी नहीं डालूंगा। फरवरी के महीने में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। करंटली प्रोबेबली आप लोग मेरी रशिया सीरीज़ देख रहे होंगे। और मैं पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने उन फॉलोअर्स और फैंस का। बड़ा अच्छा लगता है, दूसरे देश में घूमते फिरते लोग मिल जाते हैं। अरे आप वही हो ना, आओ चलो साथ बैठ के बियर पीते हैं, आओ चलो साथ बैठ के बियर पीते हैं, आओ बातें करते हैं, आओ नाचते हैं। ये सब चीज़ें काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है और काफ़ी मेरे को इंस्पायर भी करती हैं कि चलो लोग मेरे को जानते हैं, जान रहे हैं एज ए इंडियन ट्रैवलर जो दूसरे कंट्री जाके एक्सप्लोर कर रहा है। आई होप साउंड अच्छा आ रहा होगा, बीच की वजह से डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा। कुछ बातें हैं, कुछ सवाल हैं, कुछ प्रॉब्लम है जो कभी मैंने डिस्कस नहीं की, बट मैं चाहता हूँ कि मैं कभी ना कभी अपनी ऑडियंस से या मेरे चाहने वाले लोगों से मैं डिस्कस करूं। हो सकता है ये मेरी चैनल की आखिरी वीडियो हो, इसके बाद कोई वीडियो कभी ना आए, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है। और इस मोमेंट पे आके ना मैं थोड़ा कमज़ोर फील कर रहा हूँ। हारा नहीं हूँ, कमज़ोर फील कर रहा हूँ। कहाँ से शुरू करूँ ये सोच रहा हूँ। आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताऊँगा। मैं कौन हूँ, यहाँ तक कैसे आया, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैंने ट्रैवलिंग कैसे शुरू करी, मेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं, मैंने IIT क्यों छोड़ी, विक्टोरिया कौन है। बस यहाँ पे ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। एक मेरी लाइफ का चैप्टर है जो मैं कभी इंटरनेट पे शेयर नहीं करूँगा, वो हमेशा बंद रहेगा। एंड आई होप यू विल रिस्पेक्ट इट। आओ 2016 में चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। 2016 में मैं कोटा में था। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई IIT JEE। आई वॉज वेरी हैप्पी। 16 से 18 घंटे पढ़ते थे हम लोग, 4 घंटे सोते थे, चलते फिरते भी हाथों में सवाल सॉल्व करते थे। कंपटीशन, कौन कितना कम सोगे कितना ज़्यादा पड़ेगा,
कौन कितने ज़्यादा सवाल सॉल्व करेगा, कौन कितनी शीट सॉल्व करेगा। आई वॉज रियली गुड। मैं टॉप 100 में आता था अपने बैच में। हमारा बैच TOX1 था, ड्रॉपर्स के बैच में टॉप बैच था हमारा। और मेरे टीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे बंदा 1000 के अंडर रैंक लाएगा। मेरा सपना था IIT कानपुर से मैकेनिकल लेने का। ऑनेस्टली स्पीकिंग क्यों था मुझे नहीं पता, एक फैसिनेशन थी, दैट्स इट। बाकी मैं IIT क्यों गया, इसकी भी एक अपने आप में छोटी सी कहानी है। एक्चुअली मेरी 12th ख़राब हो गई थी, मेरे को कुछ बीमारी लग गई थी, 6 महीने तक मैं पढ़ नहीं पाया था। पर मेरा बोर्ड बहुत अच्छा गया था, मेरे बोर्ड में 93% आए थे। मैंने बोर्ड में पढ़ाई की थी। JEE मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ था फर्स्ट अटैम्प्ट, कुछ 1.5 लाख के आसपास रैंक आई थी मेरी। तो मैं अपने टीचर के पास गया, रुड़की एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ मैं। मैंने कहा सर मैं क्या करूँ यार, नहीं कुछ नहीं मिल रहा था मेरे को यार, प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था। यस। तो मेरे टीचर ने कहा कि यू हैव पोटेंशियल बट तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुमने जो पढ़ नहीं पाए 6 महीना और तुम्हारा जो सिकनेस की वजह से तुम जो खोया है वो यू कैन गेन, बट इट्स अ रिस्क लेना है तो कोटा चले जाओ और 1 साल तैयारी कर लो। और कोटा से ही करना, अपने शहर से मत करना ड्रॉप, क्योंकि तुम्हें माहौल नहीं मिलेगा, कंपटीशन नहीं मिलेगा, यू डोंट हैव एनी बेंचमार्क कि कहाँ तक मेरे को परफॉर्म करना है। सॉरी गाइस, बीच में लहरें अगर मेरे पास तक आ गई तो मैं उठ सकता हूँ, और मैं अगर इमोशनल हुआ तो मेरे को झेल लेना प्लीज़। मैं कोटा गया, मैंने घर वालों से बहुत ज़िद करी, पापा कोटा भेज दो प्लीज़। पापा रेडी नहीं थे। पापा कह रहे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम तो तेरे को 1 साल बाहर पढ़ा सकें, कॉलेज भेज देंगे, कॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने अपना बजट बना रखा है, बट मैं तेरे को पढ़ने के लिए नहीं भेज सकता। मैंने कहा पापा एक चांस दो प्लीज़ एक चांस दो, क्योंकि अब मैं बीमार नहीं हूँ, मेरा पोटेंशियल तो है ही उतना जितना था। एक बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मेरे घर वालों ने सीधा मना कर दिया, नहीं बेटा नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत ज़िद करी, ऑनेस्टली मैंने 1-2 दिन तक खाना नहीं खाया। तो घर वाले समझ गए ये नहीं मानने वाला है, इसको छोड़ के आना पड़ेगा। तो मेरे पापा आए, वो यार मतलब मेरे घर वालों ने मेरे को ना रोका नहीं कभी। मैंने अगर ज़िद करी किया यार, मेरे घर वालों ने मुझे रोका नहीं। सपोर्ट फाइनेंशियली कितना किया उस सवाल पे मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मॉरली सबसे बड़ा सपोर्ट मॉरली होता है मेरे मायने में, क्योंकि फाइनेंशियल मैं खुद को हमेशा हैंडल कर पाया, हमेशा आज तक मैंने कभी किसी से पैसा मांगा नहीं, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मेरे घर वालों ने, मुझे हमेशा लगता है मेरे पीछे कोई है, मेरे पीछे कोई है, आई हैव सम प्लेस टू फॉल बैक। तो मेरे पापा आए, मेरे पापा मेरे को, मेरे मम्मी पापा दोनों मेरे को, मेरी सिस्टर भी थी, मेरे को कोटा छोड़ के आए बड़े बाहरी दिल से। उस दिन मैं गाड़ी में सो रहा था और मेरी नींद खुली, मेरे पेरेंट्स को बात करते हुए सुना, अगर इसकी कोटा जाके भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब बेकार हो जाएगा। वो बात ना दिमाग में अब तक चिपकी हुई है, और मैंने उस दिन सोच लिया था कि नहीं, मैं कुछ भी हो जाए सिलेक्शन तो लेकर रहूँगा। तो कोटा हम लोग गए, एलन में मैंने एडमिशन लिया। काफ़ी सारे ऑप्शन थे उस टाइम, अब तो मुझे पता नहीं क्या ऑप्शन है। उस टाइम रेजोनेंस था, एलन था, और बंसल क्लोजिंग के कगार पे था, पता नहीं, और ये 3 ही थे मेन। फिटजी दिल्ली में था, फिटजी कोटा में नहीं था मेनली। तो मैंने एलन में एडमिशन लिया, सब पता करने के बाद। थोड़ा बीच में देख रहा हूँ कोई कुत्ता ना आ जाए, क्योंकि ये कोई प्रॉपर प्लेस है नहीं, डर लगता है मुझे कई बार कि कोई जानवर अटैक ना कर दे। तो मैं कोटा गया, 1 साल बहुत पढ़ाई करी। पहले 1-2 महीने तो मैं वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाया, यार क्या है, पूरे ऑल इंडिया से बच्चे आए हैं, सब 30 मार खाने हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता। तो मेरे टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया बहुत। नीलमणि श्रीवास्तव NMS सर थे फिजिक्स के, और मैथमेटिक्स के आशुतोष हिसारिया आशुतोष हिसारिया थे। मैंने उनसे पर्सनली बात की, सर मेरे को सब जम नहीं रहा है। कह रहे बेटा 1 महीना रुक जाओ मेरे कहने से, और जो टीचर कह रहे हैं वो कर, सब होगा। मैंने कहा सर यहाँ के मेथड अलग है, तौर तरीके अलग हैं, बहुत फास्ट है सब कुछ, मैं पेसअप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कैचअप नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने कहा करेगा बेटा, तू करेगा, क्योंकि तू क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बस 1 महीना रुक जा। मेरी मेंटर थी कल्पना विजय मैडम, उन्होंने मेरे को बहुत, अब आज तक कांटेक्ट में मेरे से, वो 10 साल हो चुके हैं। NMS सर ने फिर बाद में, जो नीलमणि श्रीवास्तव में टीचर बताया, उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट भी खोल लिया था, एलन से अलग हो गए थे, पता नहीं क्या नाम इनका, आईसेट करके कुछ नाम है, तो ही इज़ डूइंग वेल। उसके बाद एग्ज़ाम का दिन आया, और जब JEE एडवांस का एग्ज़ाम था, मेंस में मेरी रैंक आई थी लगभग 3,500। मेरा जनवरी से बाद कुछ प्रॉब्लम आ गई थी लाइफ में, और मैं पढ़ाई नहीं किया। मेरे जो दोस्त थे, 1-2 दोस्त कोटा में, वो बहुत चिंतित रहते थे, भाई कहाँ है, एग्ज़ाम देने, टेस्ट देने क्यों नहीं आ रहा है, खाना खाने मेस में क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ गायब है। मैंने कहा यार छोड़ दे मेरे को, बस मैं सिलेक्शन ले लूँगा, लेकिन मैं शायद अच्छा परफॉर्म ना कर पाऊँ। I'm not in my mind। खैर एनीवे, मेरा एडवांस में लगभग 4,000 के आसपास रैंक आई, और मेंस में 3,500। एडवांस के एग्ज़ाम में बीच में ही उठ गया था,
एडवांस के एग्ज़ाम में मुझे अभी याद है, मैं आधे घंटे पहले छोड़ के निकल गया था, मेरा दिमाग सेंटर में नहीं था। फिर भी खैर मेरी 4000 रैंक आई। मेरे टीचर्स में से उदास थे कि भाई 1000 के अंडर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 500 के अंदर, लेकिन एटलीस्ट 1000 के अंदर तो लाना चाहिए था। मैंने कहा सर जो हो गया, लेट्स सी। तो मैंने गुवाहाटी में सिविल ले ली। गुवाहाटी में मुझे नॉर्थ ईस्ट जाना था और मुझे थोड़ा घर से दूर जाना था। घर के पास रुड़की भी मिल रही थी मेरे को, IT रुड़की, पर मेरे को नहीं लेनी थी, मेरे को दूर रहना था, इधर कानपुर और फार अवे, दैट्स इट, नो अदर चॉइस। क्योंकि आप अपने घर के पास रह के कभी डेवलप नहीं कर सकते, आप कभी इंडिपेंडेंट फील नहीं कर सकते, आपके घर वाले हमेशा आपको पैम्पर करेंगे। कॉलेज में 1 साल में पढ़ा, उस दौरान एक दो चैप्टर थे जो जस्ट क्लोज्ड हैं, विल नॉट डिस्कस दैट थिंग, बट 1 साल के बाद मैं ड्रॉप आउट ले लिया। ऑनेस्टली 1 साल के बाद, अपने फर्स्ट ईयर के बाद मैं कभी कॉलेज नहीं गया। एक मुझे इंसिडेंट याद है, मैंने अपने फर्स्ट ईयर में, आई वॉज मिस्टर फ्रेशर ऑफ IIT गुवाहाटी 2017। मिस्टर फ्रेशर, मिस फ्रेशर, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था ये लड़का जो इंग्लिश नहीं बोलता, ठीक है, ये मिस्टर फ्रेशर कैसे बन गया, ये तो साला इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो छोटे शहर का बंदा है, ये स्टाइलिश नहीं है, ये कूल नहीं है, ये स्वैग नहीं है। बट टैलेंट की नुमाइश थी ना वहाँ पे मिस्टर फ्रेशर में, वहाँ स्टाइल की नुमाइश नहीं थी, वहाँ टैलेंट की नुमाइश थी। 7-8 राउंड हुए, अपन ने क्रैक किया और अपन बने मिस्टर फ्रेशर। और एक कॉलेज में लगा कि ये लड़का शायद कल्चरली कुछ और आगे परफॉर्म करेगा, बट विद इन फर्स्ट ईयर सम शिट्स हैपेंड और मैं ऑफ। आफ्टर मिस्टर फ्रेशर आई वाज ऑफ द रडार। कहाँ ये बंदा, कहाँ गायब है, मिल नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। एनीवे, पहले साल के बाद पहले साल में मैंने अपने कॉलेज में बहुत प्रोजेक्ट किए, रोबोटिक्स के, ड्रोन्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, कोडिंग के, ऐप बनाना, ये सब बहुत किया। और उस दौरान मैंने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे, रोबोटिक लाइन फॉलोवर और एक RC प्लेन। उसके लिए मैं IIT कानपुर गया था और खड़गपुर गया था कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने, इंटर IT। और मेरी एक लैब छूट गई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की लेबोरेटरी। और मेरे सर ने मेरे को बुलाया, बोला आई एम फेलिंग यू, मैं तुमको फेल कर रहा हूँ। मैंने कहा सर क्यों? बोले तुम लैब में नहीं आए। मैंने कहा सर 10 लैब होती हैं, 10 में से 9 मैंने करी है और 9 में मेरे 90% प्लस स्कोर है मेरा, और एक मेरी छूटी है। आई एम रेडी टू गो एक्स्ट्रा क्लासेस, 1, 2, 3 जितनी आप चाहो, लेकिन प्लीज़ डोंट डिसरिस्पेक्ट माई वर्क। मैंने जो किया है उसको देख तो लो, जो आप लोग क्लासरूम में सिखा रहे हो उससे बहुत एडवांस चीज़ मैंने ऑलरेडी परफॉर्म की है। जिसे आई डोंट केयर, आई जस्ट वांट यू टू अटेंड माई क्लास। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं बेटा घर जाओ, अगले साल दोबारा एग्ज़ाम दो। मैंने कहा सर ये बहुत लिचड़, बहुत गंदा कल्चर है, आई विल नॉट फॉलो इट अप, और आपकी लैब तो मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा, फेल होना पड़ जाए मुझे, मैं नहीं करूँगा। एक उस टाइम दिमाग में सनक आई और वो इंसिडेंट में मेरे को मोटिवेट किया। और उसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद मैं कभी कॉलेज नहीं गया। बाकी और क्या इंसिडेंट्स मेरे को इंस्टिगेट किए थे वो मैं नहीं डिस्कस करूँगा अभी। उसके बाद मैं कभी कॉलेज नहीं गया। मेरे घर वालों को मैंने कभी नहीं बताया कि मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, क्लासरूम नहीं जा रहा हूँ। कुछ महीनों के लिए मैं घर में आया था ब्रेक लेके, वो घर वाले गुस्सा हुए थे क्यों अपना सेमेस्टर ख़राब करके घर आया है। मैंने कहा मुझे ट्रेडिंग सीखना है, मेरे को बिज़नेस सीखना है, मेरे को सीखना है सेलिंग बाइंग कैसे चलती है। मैं उस टाइम मुझे याद है मैं विवेक बिंद्रा का एक सेशन अटेंड करने भी गया था अहमदाबाद, बस सीखने, केवल कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। उस टाइम जो मुझे अच्छा लगा मैंने किया। उस टाइम में बच्चा भी था यार, 18-19 साल का, पता नहीं कितना, 17-18 साल का था। तो बिंद्रा की यूट्यूब वीडियो देख के मैं मोटिवेट हुआ। मैंने कहा इस बंदे से मिलना है, ये बंदा अच्छा ज्ञान देता है, इसका सेशन अटेंड करेंगे एक। तो उसका सेशन अटेंड करने में अहमदाबाद गया और मुझे लगा कि आई शुड डू समथिंग। देन मैंने घर वालों से कहा आई एम गोइंग बैक टू द कॉलेज, बिकॉज वो मेरे को पोक कर रहे थे बार बार, पढ़ ले, कंटिन्यू कर ले, ऐसे मत छोड़ा, IIT हमने बहुत पैसे खर्च किया और आई रिस्पेक्टेड दैट थिंग। ऐसे ओके आई एम गोइंग बैक। पर मैं कभी कॉलेज, कभी क्लासरूम नहीं गया। मैं टीचर्स मुझे, मैंने बस कमरे में बैठ के सीखा वेबसाइट कैसे बनानी है, ऐप कैसे बनाना है। और मैंने कुछ छोटा बिजनेस स्टार्ट किया ड्रोन्स एंड रोबोटिक्स का, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट्स किए थे। सब लोग पूछते थे बेटा पार्ट्स कहाँ से ला रहे हो, हमें भी चाहिए। मैंने कहा मैं दिल्ली वाला आदमी हूँ, मेरे को पता है सब कहाँ मिलता है। मैंने गुवाहाटी में, कॉलेज में गुवाहाटी IIT खड़गपुर माल बेचना शुरू करा, और IIT बनारस, 3 जगह ड्रोन और रोबोटिक्स बनाने के छोटे छोटे पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आते थे। तो बेच के मैंने, दिल्ली से बेच के मैंने 60-70 हज़ार का प्रॉफिट किया 1 महीने के आसपास में, और मैं खुश, वाह भाई अपन कर सकते हैं। देन मेरे IIT खड़गपुर की सीनियर ने मेरे को कहा भाई कुछ ऐसा चाहिए जो इंडिया में नहीं मिलता। मैंने कहा ऐसा भी है? बोले ऐसा बहुत कुछ है। ओके, मतलब अभी क्या चाहिए?
बोले ये सामान चाहिए, 5-6 लाख का सामान था। मैंने कहा कहाँ मिलता है? बोले चाइना मिलता है। मैंने कहा मैं मंगा दूंगा, आप टेंशन मत लो। ओ पानी आ गया, पानी आ गया, पानी यहाँ तक आ गया भाई पानी यहाँ तक आ गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं उठ के पहले पीछे जाता हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे लिए। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। तो वो चाइना वाला ऑर्डर मुझे मिला, मैंने कैसे न कैसे करके चाइना से ऑर्डर फुलफिल किया। उस टाइम मैंने अपने पापा से लोन लिया था 5 लाख रुपए का। मैंने कहा पापा मुझे 5 लाख रुपए चाहिए 2 महीने के लिए, 1-2 महीने के लिए वापस कर दूँगा। मेरे पापा ने किसी और से मांग के मुझे 5 लाख रुपए दिए और लगभग 2 महीने बाद मैंने 5 लाख रुपए पिताजी के वापस कर दिए कि आप जिससे लिए उनको वापस कर दो, मेरा काम हो गया। और उस ट्रेड में मैंने लगभग 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट किया था, अच्छा प्रॉफिट था। और देन मैंने अपने पापा से कहा पापा मुझे चाइना जाना है, मुझे समझ के आना है ये सब कहाँ बनता है, कैसे बनता है और कैसे ट्रेड होता है। तो मेरे पापा ने कहा कि तेरे पास पैसे हैं तो चला जा, हम रोकेंगे नहीं तेरे को, क्योंकि हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते 2-2.5 लाख रुपए इस स्टेज पे कि तू चाइना पढ़ने घूमने जाए, ये सब खोज करने जाए। मैंने कहा मेरे पास पैसे हैं, बस रोकना मत। उन्होंने कहा नहीं तू जा, पैसे हैं तो खुद जा लगा, कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान रखना बुकिंग अच्छे से करा और थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए हम कर देंगे। तो मैं चाइना गया, मुझे अभी भी याद है 2019 में मैं चाइना गया। मेरे टीचर थे कॉलेज में, BK राय सर, काफ़ी एक्टिविज़म टाइप वाले आदमी थे। उन्होंने कहा बेटा चाइना जा रहे हो तो मकाओ हांगकांग भी हुआ हो, क्या जा रहा है, इन्हें भी लपेट लो, बाईलैंड कर लो। मैंने कहा सर ठीक है, आपने कहा तो ठीक है, मकाओ, एक दिन मकाओ, फिर मकाओ से लैंड बॉर्डर क्रॉस करके हांगकांग। मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी। उसके पहले मैं नेपाल 1-2 बार गया था, बट उसको मैं इंटरनेशनल कंसिडर नहीं करता। मकाओ गया, मकाओ पूरा दिन घूमा, बहुत महंगा है मकाओ, स्टूडेंट था मैं, तो मैं ऐसी अटैची रोल कर करते घूम रहा था। मकाओ में होटल मिल रहे थे 5-6 हज़ार के। मैंने कहा लैंड बॉर्डर क्रॉस करके भागते हैं हांगकांग गया। हांगकांग में मुझे 1200 में कमरा मिल गया, पता नहीं कैसे डिस्काउंट लग के। होटल वाले भी गुस्सा थे कि तुम्हें कैसे मिल गया इतना सस्ता कमरा, कल से बुकिंग यहाँ मत करना भाई मेरी ऑलरेडी 3 दिन की बुकिंग है यहाँ पे, तुम्हें देना ही पड़ेगा। किसी पाकिस्तानी का होटल था वो, आई थिंक पाकिस्तानी मैनेजर था, आई डोंट नो, ऐसे कुछ था। जो हांगकांग जब मैं पहुंचा मुझे पता लगा यहाँ पे एक एक्सपो हो रहा है। मैं उस एक्सपो में गया और 2-3 दिन तक मैं उस एक्सपो में लगातार गया। मैं हांगकांग घूमा ही नहीं, मुझे डिज्नीलैंड जाना था पर मैं कुछ नहीं घूमा। मैं तीनों दिन उस एक्सपो में गया। एंड दैट एक्सपो हैड सो मेनी बूथ्स, कितने इलेक्ट्रॉनिक्स लग रहे हैं, वायरलेस ईयरफोन 2019 में एडवांस आ चुके थे जो अभी भी इंडिया में सबके पास नहीं है। और क्या नहीं था यार वहाँ पे, मतलब ग्लोबल एक्सपो, ग्लोबल कंपनीज आ रखी है अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करने, ट्रेड हो रहा है, बातें हो रही हैं। मैंने इतने गड्डी भर के मैंने मैगजीन्स कलेक्ट किए वहाँ से और मैंने लोगों से बात की, अच्छा ओ ये प्रोडक्ट हम इंडिया में कर सकते हैं, हम इंडिया में बेच सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मेरी आंखें फट गई थी मतलब वो सब देख के। और मैंने सब मेरे को बोले अभी तुम बच्चे हो बेटा, तुम 19 साल के हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, अभी तुम सीखो पहले। मैंने कहा ओके चलो कोई बात नहीं, अभी सीखते हैं, बाद में आएंगे। तो मुझे एक लड़की मिली वहाँ पे, मुझे अभी याद है ब्राज़ील की थी वो। उसने मुझे एक बात कही कि भाई तू ग्वांगझो निकल जाए यहाँ से, ग्वांगझो में कैंटोन फेयर चल रहा है। मैंने कहा अच्छा, बट मेरा तो प्लान चाइना में कुछ और था। वो प्लान छोड़, तो ग्वांगझो जा। मैं तुरंत वापस आया होटल, सामान पैक किया, ट्रेन पकड़ी, मेट्रो चलती है वहाँ पे, लोकल ट्रेन टाइप। मैं ग्वांगझो निकल गया, कैंटोन। पैसे कम थे बट मैं क्या कि देखा जाएगा जो होगा, अभी ग्वांगझो चलो। और कैंटोन फिर जाके मेरा दिमाग फट गया, भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्लोबल एक्सपो क्या नहीं है यहाँ पे। मतलब मैं तो कहीं इंडिया में मुझे ये सब लेके जाना है, मुझे सब बेचना है, या मुझे सब इंडिया में डेवलप करना है, बेसिकली कुछ ना कुछ करना है इंडिया में, ये सब होना चाहिए। तो मैं वहाँ जब मैं कुछ लोगों से मिला, लकीली मेरे को 2-3 कंपनीज ने इन्वाइट किया कि आप हमारी फैक्ट्री विजिट करने आओ, हम आपकी टैक्सी वैक्सी सब देंगे, होटल से पिकअप करा लेंगे, सब कर लेंगे। मैंने कहा वेरी गुड। मैं फैक्ट्रीज विजिट किया, मैंने कहा यार ये दुनिया तो अलग ही है भाई, ये दुनिया पूरी डिफरेंट है, मतलब मुझे कुछ करना है इसमें। बट लोग मेरे से कनेक्ट नहीं कर रहे, लोग कह रहे तुम बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता अभी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पता करेंगे। मैं उसके बाद में गया बीजिंग। मुझे किसी ने बताया बीजिंग में ड्रोन एक्सपो चल रहा है, बीजिंग निकल जाओ यहाँ से। तो मैं 3-4 दिन ग्वांगझो रहा, फिर वापस मैं उसके बाद में शेंजन आया था। खैर 3-4 दिन शेंजन में मैंने 2-3 फैक्ट्री एक्सप्लोर करी और उन लोगों से मिला जिन लोगों ने मुझे वो 5 लाख का माल बेचा था, उनको विजिट किया मैंने कहा फ्यूचर में हम बिजनेस कर सकते हैं साथ में। मुझे अच्छा लगा, आप लोगों ने जो कहा था वो सामान टाइमली भेज दिया, कुछ चीटिंग नहीं थी, कोई स्कैम नहीं था। और देवर रीसेलर्स, देवर नॉट डायरेक्ट कंपनीज, बट अच्छे रीसेलर मिलना एक हीरे वाली बात है, हीरा मिलने वाली बात है।
लोगों से मैंने नंबर एक्सचेंज किए, वीचैट चलता है, वो वीचैट एक्सचेंज किया। बीजिंग में गजब का एक्सपो था ड्रोन का, मतलब मैंने इतने कॉन्टैक्ट बनाए। मैं वापस इंडिया आया, कॉलेज गया, 6 महीने बैठ के मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इंटरनेट पे अपना वेबसाइट बनाया, अपना ऐप बनाया, सीखा। वो लोगों ने जो मेरे से बात की थी उनके मैगजीन्स पढ़े और समझा ट्रेड कैसे करते हैं, कैसे बिजनेस होता है, कैसे बात की जाती है, कैसे डील्स होती हैं। देन 6 महीने बाद मैं दोबारा चाइना गया, वही सेम एक्सपोज अटेंड करने। वो साल में 2 बार होते हैं। और जब मैं दूसरी बार गया, मैं 6-7 डील्स लेके आया कि वो कंपनीज रेडी थी काम करने के लिए कि हमारे इंडिया में प्रेजेंस नहीं है, वी कैन वर्क विद यू। आप इंडिया के जो बिजनेस कस्टमर्स होंगे उनके साथ हमारे टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कराओ, ये सब करो। मैंने कहा यार यही तो चाहिए। मैं इंडिया आया, मैंने कंपनीज को, यूनिवर्सिटीज़ को रीच आउट किया कि आई कैन हेल्प यू इन ऑल दिस थिंग्स। और वो लोग, क्योंकि मैं आईआईटी का स्टूडेंट भी था तो एक ट्रस्ट फैक्टर मार्केट में था, तो वो लोग मेरे से ऑर्डर करना शुरू कर दिए। मैं खुश कि यार बिजनेस चालू हो गया बिना इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि मैं पैसे एडवांस में कस्टमर से ले रहा हूँ, 70% चाइना से माल मंगा रहा हूँ, उनको भेज रहा हूँ और जो प्रॉफिट बच रहा है रख रहा हूँ और बाद में पैसा पूरा भी आ जा रहा है। मतलब कैसे न कैसे करके मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी, उल्टा मैं पैसा बना रहा था। ऐसे करते करते ये ग्रो होता गया। मैं काफ़ी IIT, सरकारी इंस्टीट्यूट और काफ़ी लोगों को टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करना शुरू किया। मैंने कहा अपना खुद का कुछ बनाएंगे, तो मैंने बीच में कोई ड्रोन बनाए, वो न्यूज़ में भी बहुत आए थे 2019 में, 20 में कोरोना वायरस के टाइम पे। फिर कोरोना वायरस आया 2021, 20, 21, 22, वो सड़ाया बहुत। खैर हमने खुद को सड़ने नहीं दिया, हमने अच्छा काम किया कोरोना में भाई। हमने मतलब जो सारी कंपनीज बंद हो गई थी काफ़ी सारी, पर हम नहीं बंद हुए, हमने और डबल माल बेचा, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कराया, लोगों को सिखाया कैसे ड्रोन सिलेक्शन करते हैं, कैसे मोटर्स, कौन सी मोटर, मतलब टेक्निकल नॉलेज थी मेरे को बहुत। तो मैंने टेक्निकल नॉलेज से अपना एक मार्केट में पहचान बनाई और वो पता नहीं कहाँ से मेरे आर्टिकल्स बहुत छपे उसके ऊपर। देन आया 2021 एंड और 22 की स्टार्टिंग, जो मेरा जीवन बदलने वाला था। मुझे कहीं से पता लगा कि जो कंप्यूटर बोर्ड्स होते हैं उनमें गोल्ड होता है, ऑब्वियसली पता था, गोल्ड प्रोसेसर में लगता है, बट वो बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और दुनिया में कोई रिसाइकल ज़्यादा कर नहीं रहा है, बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। इट्स अ वेरी टफ टेक्नोलॉजी। इंडिया में कोई नहीं कर रहा है, ऑन पेपर कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कोई नहीं कर रहा है। ऑन पेपर एक एटेरो कंपनी है, मेरे होम टाउन की है, वो IIT दिल्ली के 2 लड़के हैं, बट गोल्ड एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है, गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ रहा है हमको। और हमको इंडिया गोल्ड इंपोर्ट कर रहा है, जबकि इंडिया का सारा गोल्ड कचरे के डब्बे में पड़ा है। मैंने कहा ये मेरे लिए चैलेंज आ गया, लेट्स क्लोज व्हाट आई एम डूइंग। मेरे पास अच्छा पैसा मैंने बना लिया था उस टाइम। खैर मैंने स्टॉक ट्रेडिंग की थी जिसमें पैसा बनाया, लेकिन क्योंकि मेंटल पीस नहीं था लाइफ में, तो वो मैंने बंद कर दिया। उसमें लॉसेज हुए थे मेरे को 7-8 लाख के, मैंने बंद कर दिया कि यार और नहीं करेंगे इसको। तो पता लगा इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ई वेस्ट। आई थिंक US चाइना टॉप 2 में आते हैं, लेकिन इंडिया टॉप 3 में कंफर्म है। और यहाँ पे कोई रिसाइकलिंग कर नहीं रहा है, इतना सोना है कचरों के डब्बे में पड़ा है। 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग $56 बिलियन का ई वेस्ट, $56 बिलियन के रेयर अर्थ मेटल्स कचरों में पड़े थे, डंप यार्ड में पड़े थे। उस टाइम 2016 का डेटा था, क्योंकि मैं 21-22 में काम कर रहा था, तो मैं पुराना डेटा पे काम कर रहा था ऑफ कोर्स। तो अपन को कीड़ा लगा कि अपन को क्रैक करना है। भाई साहब 1 साल लगाया लेबोरेटरी में, मेरी दाढ़ी बाल ऐसे बड़े बड़े हो गए थे कि साला कुछ तो है। इस सारे रिसर्च पेपर पढ़े कि अब तक लोगों ने क्या क्या ट्राई किया, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की, कौन कौन से मेटल निकालने हैं, सब केमिस्ट्री में सब पढ़ के रही उसकी PhD कर ली सारा उसमें। फाइनली कई महीनों की मेहनत के बाद वो प्रोसेस निकल के आ गया और मैंने गोल्ड सेपरेट कर लिया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में से, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में से, बिना जलाए, बिना साइनाइड यूज़ किए, बिना कोई पोल्यूटेंट यूज़ किए। और मैं दिमाग फट गया मेरा कि ये क्या बन गया भाई, मजा आ गया है। तो सेलेक्टिव मेटल सेपरेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, सेलेक्टिव मेटल सेपरेशन। वो IIT रुड़की का एक प्रोफेसर था,
उसका नाम मैं नहीं लूँगा, फिर पीछे पड़ जाएगा मेरे। उसके पास मैं गया था कि सर मेरे को हेल्प चाहिए, मेरे को आपकी लेबोरेटरी यूज़ करनी है, कुछ महीनों के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने हैं ऑन अ फ्रेंडली बेसिस। ही सेड डू वॉट एवर यू वांट, यू कैन पे फॉर द केमिकल्स, और जो भी आप चीज़ें यूज़ करोगे उसके लिए पे कर देना। मैंने कहा सर नो प्रॉब्लम एट ऑल, जस्ट गिव मी अ चांस, एंड ही गेव मी, आई रिस्पेक्ट फॉर दैट, ही गेव मी। ही सेड डू वॉट एवर यू वांट, मेक समथिंग गुड। एंड कई महीनों के बाद जब वो प्रोसेस बन गया, ही सेड भाई पेटेंट फाइल कर। मैंने कहा सर पेटेंट अभी फाइल नहीं करूँगा, पहले एज अ एंटरप्रेन्योर मेरे को इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने कि ये जो प्रोसेस मैं बना रहा हूँ, मेरे को क्योंकि पेटेंट लिखने में जो टाइम जाएगा उतने टाइम में मैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चेक करना चाहता था, प्लस पेटेंट मेरे को थोड़ा वाइड करना था ताकि वो फ्यूचर में कॉपी ना हो सके। देन सर ने बोला एक काम करते हैं, एक सरकारी स्कीम आ रखी है, उसमें अप्लाई करते हैं, जिसमें सरकार पैसा दे रही है कि अगर आपके पास स्वच्छता से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या ई वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आप हमको भेजो। और ऑल इंडिया आईटीज ने भेजे, टॉप 3 प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए, जिसमें सबसे बड़ी ग्रांट सबसे बड़ी ग्रांट मेरे प्रोजेक्ट को मिली, कुछ 72-73 लाख रुपए सरकार से मिले ग्रांट, नो नथिंग टू रिटर्न, प्लस परमिशन टू सेट द डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट इन आईआईटी कैंपस फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई वाज हैप्पी कि यार मतलब और क्या चाहिए, मतलब मेरे को प्लांट बाहर नहीं लगाना है, मेरे को फालतू के इंडस्ट्रियल लैंड परचेज करना, ये सब करना, उसमें बिजली कनेक्शन लेना, उसमें एनओसी लेना, ये सब करना, टेंशन से बच गया। मेरे को आईटी कैंपस में लगा लेना है, मेरे को पैसा मिल रहा है फ्रंट। लेकिन सरकारी पैसा आने में टाइम लगता है, 6 महीने 7 महीने, नेवर नो। तो मैंने कहा सर देखो खाली तो मैं बैठ नहीं सकता, मैं हूँ धंधे वाला आदमी, मेरे पास अपने पैसे हैं थोड़े से, मैं स्टार्ट करता हूँ बनाना डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट। मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है कि मैं इंजीनियर हायर कर सकूँ, क्योंकि इंजीनियर हायर करके अगर मैं बनवाऊँगा तो 3-4 करोड़ का जाएगा। मेरे को छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट बनाना है कि 300 किलो पे टेस्ट करना है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये 300 किलो पे इंडस्ट्रियल स्किल पे काम करेगी नहीं करेगी। सर ने कहा डू वॉट एवर यू वांट। तो हमारी एक वर्ड ऑफ माउथ डील हुई, मेरे को आज भी याद है यार, मैं चूतिया बन गया वहाँ पे। हमारी एक वर्ड ऑफ माउथ डील हुई कि मैं अभी अपना पैसा लगा देता हूँ और बाद में जो पैसा आएगा उसको हम फिर यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट में, या हम एक्सचेंज कर लेंगे ताकि टाइम ना वेस्ट हो। मैंने लगभग 50-55 लाख रुपए लगाए थे अपने, और एक छोटा सा प्लांट लगाया था एक रेंट की ज़मीन लेके, और भी मतलब पैसा कितना लगा था एग्जैक्ट काउंट नहीं किया, और 50-55 लाख इक्विपमेंट बनवाने में खर्च हो गए थे। मैंने खुद सब स्टडी किया, टैंक कैसे बनता है, क्या क्या डायमेंशन होने चाहिए, उसमें केमिकल पाइपिंग कैसे होती है, सब कुछ पढ़ा बैठ के समझा, और एक प्लांट बनाया। उसका वीडियो मैं लगा रहा हूँ अभी। एंड अगर आप लोगों ने ब्रेकिंग बैड देखे तो आपको हल्का हल्का फील आएगा। खैर उतना क्लीनिनेस और उतना इक्विपमेंट हमारे पास अरेंजमेंट नहीं था, बट इट वॉज अमेजिंग। और मैंने टेस्ट किया और वो 100 किलो में टेस्ट साला सक्सेसफुल हो गया, और आई वॉज ऑन द 7th स्काई कि गाइस ऐसा कुछ मिल गया जो वंस इन अ लाइफ टाइम चीज़ है, और इसको बना के मैं कहीं भी जा सकता हूँ। कुछ भी मतलब एक इंडियन होके, एक इंडिया से रिप्रेजेंट करके हम ऐसी चीज़ बना ली जो पूरे एशिया में कोई नहीं कर रहा है यार। बायो रिफाइनिंग, बायो अर्बन माइनिंग, बैक्टीरिया एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ करके मेटल्स को सिलेक्टिवली ई वेस्ट से बाहर निकालना एट सो चीप कॉस्ट, अमेजिंग। देन ये आर्टिकल मीडिया वगैरह में कवर हुआ, आर्टिकल छपे। देन मैंने एक दिन सर को बोला सर एक बार आओ विजिट करो ना हमारा प्लांट। अब उसमें क्या हुआ, सर आए और सर का देख के दिमाग घूम गया, अबे ये क्या बना दिया तुमने यार, मैं तो सोचा ऐसे ही कुछ कमरे में बैठ के छोटा मोटा कर रहे होंगे, ये क्या बना दिया। मैंने कहा सर यही बनाया मैंने, 6 महीने लगे मुझे, मैं खुद ही चढ़ के बनाया, सब कुछ बनवाया हूँ, टैंक बनवाया हूँ, पाइपिंग खुद किया हूँ, कभी किसी लोकल प्लम्बर को बुलवा के उससे जुगाड़ से करवा दिया, बट ये बन गया मेरा।
50-55 लाख में जुगाड़ बन गया और ये रिजल्ट दे दिया। अब ये और इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि जुगाड़ है, अब हमको वो पैसा जो सरकार से मिला था इस्तेमाल करके इसको दोबारा रेनोवेट करके इसको वर्केबल प्लांट बनाना है। ये टेस्टिंग के लिए इनफ था ये। तो बोले लेकिन मुझे पेटेंट में मेरा नाम चाहिए, पेटेंट में राइट्स वो चाहिए, मुझे कंट्रीब्यूशन देगा सर, बट पेटेंट में तो आपका रोल है ही नहीं, टेक्नोलॉजी में आपका रोल है नहीं, जस्ट हेल्प मी विद द लेबोरेटरी, आई कैन मेंशन योर क्रेडिट्स कि ही हेल्प मी, एक्नॉलेजमेंट। बोले नहीं, मेरे को मेंशन चाहिए कि आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व। मैंने कहा सर ये तो मैं इसको टालता रहा। मैंने कहा सर अच्छा ठीक है, गिव मी 2 months टाइम, 3 month टाइम, मैं पेटेंट का डॉक्यूमेंटेशन बनाता हूँ, बैठ के लिखता हूँ। इस दौरान मेरे पास एक इन्वेस्टर आए थे, दिल्ली के थे, वो पर्शियन थे, मतलब पहले पर्शियन जो शिफ्ट हुए इंडिया में। ही इज़ वेरी रिच एंड इंटेलिजेंट गाय, 60-70 साल की हो चुके हैं वो, अनिल खेतान। उनसे मैं मिलने गया, मैंने कहा सर ऐसे प्रोजेक्ट है। बोले मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ तेरे साथ, प्रोजेक्ट बहुत तगड़ा है, हम करेंगे इसको। देन जब ये सरकारी 72-73 लाख का जो मेरे पास ऑफर आया, मैंने उसके बाद सबको रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा यार ये पैसा मुझे वापस भी नहीं करना है, खुली छूट है मेरे पास, मैं जैसे चाहूँ वैसे कर सकता हूँ। तो मैंने इनको सबको मना कर दिया, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद क्या हुआ, 3-4 महीने निकल गए। मैंने कहा सर पैसे मंगाओ, मैं नहीं बैठ सकता खाली, 4 महीने हो गए, मेरा रेंट जा रहा है, बिजली जा रही है, मेरे इक्विपमेंट पर सड़ रहे हैं, जंग खा रहे हैं, मुझे पैसा चाहिए, एटलीस्ट उसको चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। पैसा जेब में खत्म हो चुका बिल्कुल, सब लगा दिया मैं उसमें अपना। अभी वर्केबल प्लांट, वर्केबल कंडीशन बनाने के लिए मुझे कम से कम 50 लाख रुपए कैश चाहिए। मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना है, मेरे को कंप्यूटर्स लाने, पुराने सॉर्टिंग करानी है, टैंक नया बनवाना है, टैंक टेस्टिंग में ख़राब हो गया क्योंकि जुगाड़ था वो, जो प्रॉपर टैंक वो 30-35 लाख का बनना था। अब वो बंदा पीछे पड़ गया कि पेटेंट चाहिए। मैंने कहा सर पेटेंट आपके, एट द एंड मैंने कहा सर पेटेंट आपके नाम में नहीं कर सकता, इट्स माई वर्क। आपको 4-5 लाख रुपए चाहिए, मैं दे दूंगा यार, मेरे ले लो यार। प्रोजेक्ट की माँ बहन मत करो यार, प्रोजेक्ट की माँ बहन मत करो। मैंने पूरा जीवन लगा दिया, मैंने अपनी सारी सेविंग लगा दी इसमें, मैंने सब लगा दिया, इसकी ऐसे मत करो। 6 महीने हो चुके, पैसा नहीं आया मेरे हाथ में, मैं खाली नहीं बैठ सकता, मेरी दाढ़ी और मेरा दिमाग फट चुका है। मेरी वॉइस, मेरे पास उस बंदे की वॉइस रिकॉर्डिंग है अब तक। उसने बोला आई एम कैंसिलिंग द प्रोजेक्ट, गो होम। मैंने उससे ऐसी बात नहीं करती, मैंने उनसे बड़ी प्यार से बात की थी कि सर प्लीज़ प्रोजेक्ट मत कैंसिल कीजिए, लेकिन मेरे दिमाग में सब एग्रेशन चल रहा था। बोले आई एम कैंसिलिंग द प्रोजेक्ट, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, ऐसे ही बोला मेरे को कॉल पे। आईफोन था, कॉल रिकॉर्ड नहीं हुई, बट मैंने उसके ऑफिस में वार्तालाप अलग से फ़ोन में रिकॉर्ड किया था। मैंने कहा आई डोंट केयर, आई एम इनफ अलोन, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आई विल नॉट बेग यू, जस्ट गो अवे, आई विल नॉट बेग यू, कैंसिल करना है कैंसिल कर दे, बाहर में जा। ऐसे नहीं कहा था मैंने उसको कहा, मेरे मन में ही चल रहा था, लेकिन मैंने कहा था सर ओके यू वांट टू कैंसिल इट, बट विल नॉट टॉक अगेन एंड दिस टेक्नोलॉजी विल नेवर गेट इन योर हैंड, इन योर रॉन्ग हैंड्स। देन मेरा बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। मेरी जेब में कैश ख़त्म हो चुका, बिल्कुल जीरो, नील पे आ गया। मेरे पास कुछ इमरजेंसी फंड्स पड़े जिसको मैं टच नहीं करता, इट्स ओनली फॉर इमरजेंसी। फरवरी 2023 मेरी क्षमता, मेरा हौसला टूट गया और मैंने उस टाइम मैंने काफ़ी इन्वेस्टर्स को रीच आउट दोबारा किया था कि दोबारा बात करें, पर इतना शॉर्ट नोटिस में कोई माना नहीं, और जो पहले लोग थे वो कह रहे तुमने कैंसिल कर दिया तो हमने दोबारा नहीं आएंगे, ऑफ कोर्स। और कई महीने के बाद मेरे पेशेंस टूट गया यार। मैंने कबाड़ी बुलाया, मैंने कहा ले जाओ सब उठा के, मुझे इसका फैक्ट्री खाली करना है, इसका 20-25 हज़ार महीने का रेंट है, मैं नहीं भर पाऊँगा। बिजली का कमर्शियल कनेक्शन का है, इंटरनेट है, और भी 10 खर्चे थे। मैंने कहा ले जाओ सब यार, सब ले जाओ। उन्होंने यार मेरे सामने सब तोड़ा है। वो सीन में मेरे दिमाग से नहीं जाता। मेरे सामने सब स्क्रैप किया गया, सब तोड़ फोड़ के ले जाया गया। मेरे को लगभग कुछ 1-1.5 लाख रुपए मिला था लोहे की, और बाकी रद्दी लोहा मेटल की कीमत का। मैंने कहा यार ये भी मत दो यार मेरे को तुम। एनीवे मेरे को 1-1.5 लाख, 1-2 महीने मशीन बाद में बेची तो टोटल मेरे को 2 लाख रुपए उससे मिला था। कैसे भूलूँ यार सब में, कैसे इरेज कर दूँ सब, होता ही नहीं इरेज ये। मेरी पूरी जीवन की मेहनत, पैसा कमाई, प्लान, आइडिया, माइंडसेट सब बर्बाद, केवल एक लालची प्रोफेसर की वजह से,
सब बर्बाद। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरा सच में जीने का मन नहीं किया। उसके बाद मुझे कई बार लगा भाग जाऊं, मर जाऊं, छुप जाऊं, बस इस प्रैक्टिकल लाइफ से हट जाऊं। मैं नहीं झेल पा रहा हूँ, मैं फेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फेस नहीं कर पा रहा हूँ। ऑब्वियसली मर तो सकते नहीं, इतने कमज़ोर नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना बैग बनाया, 35 किलो का बैग बनाया। मैंने घर वालों से कहा मैं कुछ टाइम के लिए जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट मैं ट्रैवल करूँगा। बोले बेटा कहाँ जाएगा, देख के भाल के जाना, कब तक आएगा कुछ तो बता। मैंने कहा अभी कुछ मत पूछो, बस मैं सेफ रहूँगा, बीच में बात करता रहूँगा, लेकिन मैं सब काट दूँगा अपने कनेक्शन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सब काट दूँगा। मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं सब काट दूँगा, मुझे कोई नहीं चाहिए। बोले ठीक है, हुआ, देखो जो करना है कर, बस सेफ रहना, जिंदा रहना। मैं वियतनाम आया फ्लाइट पकड़ के मार्च 2023, हनोई में लैंड किया मैं। और इंडिया से निकलने से पहले मैंने रशिया और चाइना का स्टिकर वीज़ा लिया था। मुझे लगा था कहीं ट्रैवल करते करते ये कंट्री बीच में रास्ते में आ गए तो इनका, क्योंकि ऑनलाइन वीज़ा या दूसरे कंट्री से वीज़ा, फर्स्ट वीज़ा नहीं मिलता, तो मैं पहले से इंडिया से लेके निकलता हूँ। मैं निकला, वियतनाम में पहुँचा, और मैंने निकलने से पहले एक DJI का कैमरा सस्ता वाला ले लिया था कि कैमरा रखते हैं, कोई हादसा हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, कुछ अनोखा देख लूँ, रिकॉर्ड कर लूँगा। ये फ़ोन मेरे पास बहुत नॉर्मल सा OnePlus का, कौन सा था वो, OnePlus का सड़ा हुआ सा फ़ोन था, एक 25-26 हज़ार का लॉन्च हुआ था उस टाइम पे। वो भी टूट गया था स्क्रीन। तो मैंने कहा ये तो किसी काम का नहीं है, तो फ़ोन वोन करने का काम आएगा, एक कैमरा इंडिपेंडेंट रख लेते हैं। और मैंने अपनी वो जर्नी स्टार्ट करी वियतनाम से। वियतनाम लिफ्ट मांग मांग के मैं घूमता रहा, पैसे बहुत कम थे, 2-2.5 लाख रुपए का कैश लेके निकला था मैं घर से कि इतने ही बचे हैं, घूम लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। 2-4 लाख का और मेरे पास इमरजेंसी फंड पड़ा था मेरे अकाउंट में, बस फॉर इमरजेंसी। मैं निकला, मैंने वियतनाम टापा, लिफ्ट मांग मांग के कंबोडिया घूमा, लाओस घूमा, वहाँ से चाइना घुस गया, वहाँ से मैं घुसा कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। मेमोरीज़ थी, खूब सारी मेमोरीज़ थी, नए लोग मिल रहे हैं, नई दुनिया देख रहा हूँ, पुराना सब भूल रहा हूँ, ये भूल रहा हूँ या ओवर राइट कर रहा हूँ, जो भी कह लो उसको। भूला तो अब भी नहीं हूँ, लेकिन उस सदमे से, ट्रॉमा से बाहर आ रहा हूँ मैं, और मैं दुनिया देख रहा हूँ, मैं बस देख रहा हूँ, मैं बस देख रहा हूँ, मैं बस देख रहा हूँ। फिर मैं देखते देखते करते घूमते 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 5वें महीने में एंटर किया रशिया। रशिया में एंटर करके पता चला कि यहाँ तो सैंक्शंस लगे हुए हैं, यहाँ तो पैसा नहीं काम करेगा, कार्ड काम नहीं करेगा, होटल बुकिंग नहीं कर सकते ऑनलाइन। तो मैं उससे पहले से काउच सर्फिंग यूज़ कर रहा था, मेरा बहुत अच्छा उस पर एक प्रोफाइल बन गया था। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, चाइना, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, हर जगह मेरे रेफरेंसेस थे, लोग थे, नेटवर्क बन गया था बहुत बड़ा। मैं घुसा रशिया में, मैंने कहा अब तो काउच सर्फिंग ही सहारा है और कोई तरीका नहीं है। तो समारा में काउच सर्फिंग किया, समारा के बाद में गया सेंट पीटर्स, और सेंट पीटर्स में वीकेंड था, तो कोई मेरी काउच सर्फिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। थोड़ा रेसिज्म भी है, वो पसंद नहीं करते ब्राउन लोगों को इन जनरल, एज अपने घर में रखना है यार, ठीक है जो है सो है, इट्स अ फैक्ट, आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड और बैड, इट इज़, जो किसी का माइंड सेट है तो है यार। वहाँ पे एक प्रोफाइल दिखी विक्टोरिया की काउच सर्फिंग पे, मैंने उसको मैसेज डाला कि मैं सेंट पीटर्स आ रहा हूँ और तुम होस्ट तो मुझे नहीं कर पाओगे बिकॉज तुमने अपने प्रेफरेंस में लिखा है ओनली होस्ट, आई प्रेफर टू होस्ट फीमेल्स बिकॉज आई लिव अलोन। तो तुम मेरी ना एक काम कर दो, कोई एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा है मेरी रिक्वेस्ट, तुम मेरे को हॉस्टल दिलवा दो, मैं पैसा कैश में दे दूंगा, तुम्हें हेल्प कर दो। उसने कहा ठीक है ये मैं कर सकती हूँ, और लेकिन होस्ट नहीं कर पाऊंगी। 2 कारण है, एक कारण ये मैं लड़कों को होस्ट नहीं करती, और दूसरा कारण ये कि मैं हाइकिंग ट्रिप पे जा रही हूँ वीकेंड में, तो मैं अवेलेबल भी नहीं हूँ। तो इसका 2 दिन तक रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने उसको फिर 2 दिन बाद मैसेज किया, मैंने कहा यार आर यू फाइन, लाइक यू आर नॉट रिप्लाइंग, आर यू फाइन, इट्स बीन 2 days, आई एम जस्ट कमिंग टुमारो। एंड शी सेड नो सॉरी आई इग्नोर्ड योर मैसेज बिकॉज आई थॉट ऐसे को रैंडमली कर रहा होगा, लेकिन इफ़ यू मैसेज अगेन थैंक यू वेरी मच एंड यू कैन कम टू माई प्लेस, मेरे घर आ जाओ। और मेरा हाइकिंग ट्रिप कैंसिल हो गया बारिश की वजह से। तो मैं सेंट पीटर्स गया, मैं विक्टोरिया के घर गया, उसके अपार्टमेंट में गया। उसने कहा तू एक दिन मेरे अपार्टमेंट में रुक जा और रुक के खुद हॉस्टल ढूंढ ले, बाहर जाके घूम के कैश वैश दे के बुक कर ले, मैं नहीं ढूंढ पाऊंगी, मतलब मुझे टाइम नहीं है, मेरा जॉब है। तो मैं पहले दिन उसके घर में रुका, उसने कहा देख यू आर फाइन, यू आर स्टेइंग रिस्पेक्टफुली, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तू 2-3 दिन तेरे को रुकना है रुक जा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिन तक रुक जा। 3 दिन का मेरे को सेंट पीटर में स्टे था, उसके बाद मेरे को मुरमंस्क निकलना था। उसने 3 दिन रुकने दिया मेरे को, और ये कह लो कि पहली बार मैं किसी से इतना कनेक्ट हुआ था, और हम दोनों ने बात करी और हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया तीसरे दिन, एंड वी स्टार्टेड दिस काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, क्लोज फ्रेंडशिप। देन मैं मुरमंस्क घूम के वापस सेंट पीटर्स आया, जाने से पहले उससे मिलने के लिए मैंने कहा आई विल मीट यू बिफोर गोइंग।
4 दिन और सेंट पीटर्स में रुका और हमने डिसाइड किया कि विल टेक अ ट्राई विद ईच अदर। हम एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक इनिशियल स्टेज में आ गए थे कि वी विल ट्राई विद ईच अदर, लेट्स सी। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप के एक काइंड ऑफ जोन में आ गए थे। मैंने पहले कभी नहीं किया था इस टाइप का, और मैं शॉक था कि यार मैं कैसा इंसान, और मैं मतलब पहली बार ऐसे किसी से कनेक्ट हो गया। मतलब इट वॉज अमेजिंग। शी वॉज सो नाइस, सो स्माइलिंग, हेल्पफुल, ऑलवेज लिसनिंग, एंड इंटेलिजेंट ऑल्सो, स्मार्ट ऑल्सो, ब्यूटीफुल ऑल्सो, एवरीथिंग। लाइक शी वॉज परफेक्ट। देन हम लोग टच में रहे। मैं उसके बाद साउथ अफ्रीका घूमने गया, बोत्सवाना वगैरह 2 महीना घूम के मैं इंडिया गया। देन मैंने कहा विक्टोरिया इंडिया घूमने आना कभी। उसने कहा ठीक है मैं आऊँगी, इंडिया घूमने आऊँगी। और उस टाइम मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था, तो आई और उसने अपना खर्चा खुद किया। ऑफ कोर्स पहली बार जब वो आई मेरे घर भी रुकी 7-8 दिन, और मेरे पेरेंट्स ने कुछ नहीं कहा। आई वॉज शॉक्ड कि इंडियन पेरेंट्स, लोग तो बड़े कंजर्वेटिव हैं, उन्होंने एक दूसरे देश की लड़की को हमारे घर में रुकने कैसे दे दिया, मतलब 7-8 दिन के लिए। एनीवे इट्स वेरी नाइस ऑफ देम कि मैं अपने पेरेंट्स के हमेशा बोलता हूँ तुम लोग बहुत ओपन माइंडेड हो, तुम लोग मेरे को, क्योंकि विक्टोरिया ने मेरी रशिया में हेल्प की थी, तो ऑफ कोर्स वो हमारी मेहमान है, हमारे घर में रहेगी। बाहर होटल में क्यों रहेगी, वो हमारे घर में रहेगी। तो उसने दिवाली सेलिब्रेट की हमारे घर में। और यार दिवाली की थी ना, बस दिवाली पे तो आई थी वो शायद। हाँ उसको दिवाली घूमनी थी इंडिया में, यस। मैंने कहा चल तेरे को जयपुर घुमा के लाता हूँ, तो मैं उसको जयपुर घुमा के लाया। जयपुर गए हम, बनारस गए हम। विक्टोरिया उस टाइम हम दोनों काफ़ी क्लोज आ चुके थे कि वी आर वेरी गुड फॉर इच अदर, और हमको मज़ा आ रहा है, लेट्स कंटिन्यू। देन वो वापस रशिया गई। मैंने कहा अब मैं तेरे घर आऊँगा तेरे मम्मी पापा से मिलने। तो मैं गया दिसंबर में, न्यू ईयर पे। उनके जैसे हमारा दिवाली बड़ा फेस्टिवल है, समझो न्यू ईयर बड़ा फेस्टिवल है, तो मैं न्यू ईयर पे गया और मैं उसकी फैमिली से मिला, मम्मी से मिला, पापा से मिला। दोनों अलग रहते हैं, सेपरेटेड हैं, पर मैं दोनों से अलग अलग मिलने गया। हम दोनों अलग अलग मिलने गए और एवरीवन वाज गुड, लाइक वी लाइक यू लाइक अस, माय फैमिली लाइक हर फैमिली लाइक मी, एंड वी सेड कि लेट्स कंटिन्यू इट इन अ गुड वे। शादी वादी का हमने कुछ डिस्कस नहीं किया, बट लेट्स कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप। सब बहुत अच्छा चल रहा था। मेरा चैनल भी ग्रो होना स्टार्ट हो गया था। हम लोग चैनल पर थोड़ा बहुत वो पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करी, थोड़ा लेट्स आई ऑल्सो वांट टू वर्क विद यू, इट्स क्रिएटिव एंड ऑल। तो हम कभी आइडिया सोचते थे। वो अपना जॉब कर रही थी उस टाइम, मैं ट्रैवल कर ही रहा था। देन मैं बहुत बार रशिया विजिट करने गया हूँ विक्टोरिया से मिलने, बहुत बार, मतलब यार 7-8 बार गया हूँ मैं, मतलब 1-1.5 साल के अंतराल में, जो बड़ा होता है। मतलब बहुत महंगा है ना रशिया में जाना, याद करके ना वो सब दिमाग खराब होता है। एनीवे उसके बाद जून में विक्टोरिया का कॉल आता है मुझे रोते रोते कि यार मेरे को ना घूमना है, मैं पक चुकी, मैं जॉब कर करके 2 साल हो गए, पक चुकी मैं, मुझे भागना है, ऐसे मुझे निकलना है। वो रो रही, चिल्ला रही है, प्लीज़ हेल्प मी। मैंने कहा मत कर, तू 1 महीने का गैप ले मेरे साथ घूमने चल। बोले नहीं, मुझे 1 महीने का गैप नहीं, मुझे लंबा गैप चाहिए, मुझे जॉब का माइंडसेट से निकलना है। मैंने कहा क्विट मत कर, नौकरी नहीं मिलती दोबारा से। बोली नहीं मेरे को क्विट करना है, इम्पल्सिव डिसीजन था। मैंने कहा ठीक है क्विट कर ले, जो करना है आ जा, इंडिया आ जा, मेरी इच्छा है। बोली मेरे पास पैसे नहीं है, सेविंग बहुत कम है। मैंने कहा जितनी है 5 लाख के आसपास सेविंग थी। उसके बाद मैंने कहा तू रख, मेरे पास थोड़ी सेविंग है, मेरे पैसे से घूमेंगे, जब जिस दिन तेरे पास होंगे उस दिन मुझे दे देना। मैंने एक ऐसे कैजुअल स्टेटमेंट उसको दे दी, नहीं भी होंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू आ जा भाई, तू टेंशन मत ले, तू आ जा। वो आई, श्रीलंका आई, इंडिया नहीं आई थी, श्रीलंका मिले थे उसके बाद डायरेक्ट श्रीलंका घूमे। देन मैं उसको लेके गया बाली घूमे, हम उसको मैं लेके गया इंडोनेशिया घूमे, हम वहाँ से मलेशिया से इंडिया आए, फिर इंडिया के अंदर बाइक ट्रिप करी, पूरी इंडिया घुमाया मैंने उसको। फिर हमारे घर में रही थी वो काफ़ी दिन तक, और मेरे पेरेंट्स उसको पसंद करते थे। अच्छी लड़की है, पीसफुल लड़की है, हेल्पफुल लड़की है, स्माइलिंग लड़की है। तब तक यही इमेज थी हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में भी कि बहुत अच्छी लड़की है। देन हम उसके घर दोबारा रशिया गए, उसका बर्थडे था तो उसको रशिया में मनाना था, उसके घर गए। नहीं, उसने बर्थडे इंडिया में मनाया था, और उसी दिन हम रशिया भी गए थे ताकि वो वहाँ भी सेलिब्रेट कर ले मम्मी के साथ। देन मैं ईरान अफगानिस्तान रूट किया। देन वो फिर आई कजाकिस्तान। हमने कहा कजाकिस्तान और चाइना फिर साथ घूमेंगे। वो कंटिन्यू चल रहा था, बीच में बस 1 महीने 21 दिन का गैप था, जिसमें मैं ईरान और अफगानिस्तान घूमा। फिर हम दोबारा कजाकिस्तान में मिले। देन कजाकिस्तान घूमे हम लोग, चाइना घूमे, बहुत मज़ा आया। चाइना में हम लोगों की थोड़ी गड़बड़ रहा था, क्योंकि हम लोगों के चाइना में झगड़े बहुत हुए थे छोटे छोटे। मैं इसको इतना सीरियसली, यानी इन चीज़ों को मैं बोला कपल्स में होती रहती है यार, छोटी मोटी अनबन बहुत नॉर्मल चीज़ है। मतलब इट्स नॉट समथिंग सीरियस दैट वी आर हिटिंग ईच अदर और वी आर अब्यूजिंग ईच अदर, वी जस्ट हैविंग सम स्मॉल वर्बल फाइट्स, इट्स ओके, इट कैन बी।
और हमारे बीच में सब बढ़िया था, मतलब हम लोग की अंडरस्टैंडिंग, हम लोगों की सॉल्यूशन, हम लोग रात को झगड़ा करके कभी नहीं सोते थे, हम लोग हमेशा सोने से पहले सब सॉर्ट करके सोते थे। देन उसके बाद क्या हुआ उसमें मैं नहीं जाऊँगा, बट पिछले साल अप्रैल एंड में मैं जब रशिया गया था विक्टोरिया से मिलने लास्ट टाइम, तो 14 दिन बड़े अच्छे गुजरे। 14 दिन के बाद आखिरी दिन उसने मुझे बड़े प्यार से कहा, आई डोंट नो, आई वाज शॉक्ड। हम लोग रशिया घूमे, रशिया में अच्छी मेमोरीज बनाई, हमने कुकिंग साथ की, हमने प्लान्स बनाए, हमने रशिया टूर साथ अनाउंस किया। देन आखिरी दिन मेरे को बोली, बहुत प्यार से आई मेरे पास, शांति से बोली, दिस इज़ आवर लास्ट डे टुगेदर। मैं उसको बोला क्यों बकचोदी कर रही है, क्यों मजाक कर रही है, दिमाग मत ख़राब कर, मेरा माइंड फक मत कर, आई एम सीरियस। अच्छा ठीक है, अभी ज़्यादा मजाक मत कर, शांति से जाने दे मेरे को। बोल नहीं, आई एम सीरियस। जिस शांति से वो मेरे पास आई थी ना कहने, मैं इसको रोक नहीं पाया, मैं इसको रोक नहीं पाया। मैंने उसको कहा अगर तू मेरे से झगड़ा करके गुस्से में बोलती ना, मैं तेरा हाथ पकड़ के तेरे को गले लगा लेता, लेकिन जितनी शांति से तूने बोला है ना, इसका मतलब कुछ डिसाइड कर चुकी है, कुछ और डिसाइड कर चुकी है, और तेरे को छोड़ना है। ये तेरे पास कोई और है क्या है मुझे नहीं पता, बट तेरे को ये छोड़ना है, तेरा काम मेरे से पूरा हो गया। मैं इसको नहीं रोका, इट्स अ चॉइस, यू कैन गो। उसके बाद मैंने एकदम मैसेज इमोशनल किए थे कि ऐसे मत कर। उसने कहा मेरे को बात ही नहीं करनी तेरे से, शी जस्ट ब्लॉक मी एवरीवेयर सडनली। आई वाज लाइक शॉक्ड। आई स्टिल मिस हर, लाइक वी वर सो गुड टुगेदर। हम लोग साथ में बहुत अच्छे थे, हम लोग साथ घूमते थे, साथ में खाते थे, साथ कुकिंग करते थे, साथ प्लानिंग करते थे। वी वर लाइक अ गुड फकिंग टीम। हमने व्लॉग साथ में किए काफ़ी यार। एनीवे, वो चली गई अप्रैल 2025। मई से मैं अकेला हूँ। ऐसे लड़कियां तो टाइम पास के लिए बहुत आती रहती है, फ़ोटो खिंचाने, व्लॉग में आने, बट आई डोंट ब्रिंग एनीवन क्लोज टू मी। 10 महीने हो गए, ये 10 महीने तोड़ दिए मेरे को, बिल्कुल तोड़ दिए। मैं किसी को ना ब्लेम कर रहा हूँ, ना मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ क्या हुआ है। पहले मेरा कॉलेज छूटा, मैंने छोड़ा, खैर मेरा डिसीजन था। आई एम नॉट ब्लेमिंग, अगेन आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, इट्स माई लाइफ। फिर मैंने फैक्ट्री बनाई, उस वजह से मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रोन बिजनेस छूटा चाइना से। खैर चाइना से मेरे छोटे मोटे और चीज़ें चलती रही, फिर फैक्ट्री छूट गई हाथ से। फिर ट्रैवल स्टार्ट किया तो विक्टोरिया मिली। विक्टोरिया मिलने के बाद मुझे लगा कि अब सब बढ़िया है और कुछ नहीं चाहिए। अब ऐसा पार्टनर मिल जाए तो सब हो जाएगा जीवन में। सब होने लगा, अच्छा पैसा बनाया मैंने, चैनल ग्रो किया, स्पॉन्सर्स लाया, रेवेन्यू किया। पर अप्रैल के बाद से मेरा दिमाग सेंटर में नहीं है यार। और दुख पता है कब होता है? दुख तब होता है जब आप देखते हो कि आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप करने के बाद तुरंत ही दूसरे के साथ है। तब आप सोचते हो मैं क्या चूतिया हो गया। मेरे को 10 महीने हो गए, मैं आज तक किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। करना भी नहीं है मेरे को यार, मेरे को नहीं चाहिए दोबारा। जापान सीरीज़ में किया था, उसके बाद कितने ब्लॉग बनाए मैं। जापान मेरा 1.5-2 लाख का खर्चा आया था। उसके बाद जब मैं फिलीपींस जापान गया था, फिलीपींस में कितने ब्लॉग बनाए मैं। उसके बाद मेरी ट्रिप फिलीपींस की थी। 2 ब्लॉग है फिलीपींस के, 1 या 2 मुश्किल से, 3 होंगे 1 महीने की ट्रिप में। जापान के कितने हैं? 5 या 6 7 होंगे हद से हद। कितने आ सकते थे? 20-25। जापान में कंटेंट की कमी नहीं है। ताइवान के कितने ब्लॉग हैं? 1 या 2। क्या कितने ब्लॉग आए उसके बाद से मेरे? कुछ भी नहीं आ रहा है। मंगोलिया क्यों गया मैं? शांति चाहिए थी, अकेले में रहना था, सुनसान जगह रहना था, हिचाइक करना था। पिछले 10 महीने से हर रोज़ सोचता हूँ आज चैनल बंद करके कहीं चला जाता हूँ यार, माँ चुदा है सब, छोड़ देता हूँ। फिर लगता है इस चैनल के अलावा मेरे पास फिलहाल कुछ है भी नहीं। अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग ऑफ माई पैशन। यहाँ तक मैं लाया उसको इतने कम टाइम में, 2 साल में मैं इतने ग्रोथ लिया हूँ। बहुत मुश्किल काम है एक लड़के के लिए इतनी ग्रोथ लेना, इतनी ऑडियंस बनाना, इतनी लॉयल्टी बनाना। वो तो मैं फाइटर, छोड़ूंगा नहीं, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा अपना रास्ता यार।
एक मकसद लिया है कि एक इंडिया से ब्लॉगर, इंडिया से स्ट्रीमर, स्ट्रीमिंग शुरू किया हूँ मैं अभी रिसेंटली, वैसे 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ पर रिसेंटली स्मूथ हुई है। एक इंडिया से स्ट्रीमर है जो बाहर जाके फाड़ रहा है, दूसरे लोगों से मिल रहा है, आईशो स्पीड को बीट करने का ट्राई करूँगा एटलीस्ट। मुझे नहीं पता मैं बीट कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा उसको, या कभी उसके लेवल तक भी आ पाऊँगा, बट एक बड़ा तो सोच ही सकते हैं ना। बड़ा सोचने में क्या जाता है, बड़ा सोच के बड़ा ट्राई भी तो होता है, फिर पता नहीं पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा, मेरी किस्मत में है नहीं है। और एट दी एंड मेरा एक थॉट प्रोसेस है कि जो भी सब है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, उसके कारण कुछ भी हो जिम्मेदार मैं हूँ, जिम्मेदारी मेरी है मेरी ज़िंदगी की। और जो होना है ना, जो हुआ है वो होना था इसलिए हुआ है, उसके कारण लोग बन गया है, लोग कारण बने हैं, क्या हुआ जो हुआ वो होना था। बट मेरा सवाल ये रहता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है इतना सब। थक गया यार मैं। फिर विक्टोरिया गई, उसके बाद उसके साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए मेरे और उसके, जो आई वुड नॉट शेयर ऑन इंटरनेट बिकॉज हमारी पर्सनल लाइफ है। आई मिस हर मैन, वी वर सो गुड टुगेदर, सब अच्छा चल रहा था, चैनल साथ कर रहे थे हम लोग, कुछ चीज़ें ट्रैवल प्लान्स थे हमारे लाइफ के प्लान्स थे, ऐसे करेंगे, ऐसे रहेंगे, वहाँ रहेंगे, ऐसे ये करेंगे वो करेंगे, सब मिट्टी हो गया। एक ना डायरेक्शन सी चली गई डायरेक्शन, नहीं है मेरे पास कोई डायरेक्शन अभी फिलहाल। पता है जो IIT की प्रिपरेशन मैंने की ना 2-3 साल, मतलब 1 साल ड्रॉप किया, उससे पहले भी 11th-12th में प्रिपेयर कर रहा था मैं, उसने ना टफ बना दिया यार, उसने हार मानने का ऑप्शन दिया ही नहीं। लेकिन उसने एक चीज़ नहीं सिखा, इमोशन बैलेंस कैसे करना है। वो उसका चूतियापा हो गया लाइफ में, उसका फकअप हो गया, तो फिर क्या करोगे। एनीवे विक्टोरिया गई, बहुत बड़ा लॉस। 4 बज के मैं बीच पे बैठा हूँ आप लोगों से बतिया रहा हूँ। एनीवे देन मैं जापान घूम रहा था। जापान में मैं एक शहर में गया था, बड़ा सुंदर शहर था वो, नाम नहीं लूँगा मैं फिर से, वही क्योंकि नाम लूँगा डिटेल्स दूंगा तो लोग खोज के वहाँ तक पहुँच जाते हैं। एनीवे एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया इस प्रोसेस में ना, 2024 में मुझे पता लगा, 23 मई में पता लगा वो IIT के प्रोफेसर ने प्रोजेक्ट कैंसिल किया ही नहीं, और उसने वो सरकारी फंड अपने पास लेके अपने नाम से प्रोजेक्ट चालू कर दिया ताकि वो पैसे खा सके, जो मेरे नाम पे इशू हुआ तो पैसे खा सके, जो आपके और मेरे टैक्स का पैसा है, फ्री का किसी के बाप का पैसा नहीं है वो। मैंने उसे मैसेज किया, मैंने कहा बेटा मेरे पास मैसेज पड़े आज भी, मैंने कहा मतलब मैंने बहुत पोलाइटली कहा था, मैंने कहा इंडायरेक्टली मैंने छोड़ूंगा नहीं, मेरे पास स्क्रीनशॉट कॉल रिकॉर्डिंग सब है, या तो प्रोजेक्ट कर या कैंसिल कर, पैसा वापस कर सरकार को। वो सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से MHRD से, उस टाइम MHRD बोलते थे शायद, पता नहीं, उससे एलोकेट हुआ था। मैंने इतने ईमेल लिखे मैंने DST को, MHRD वगैरह को, मिनिस्टर्स को, कि भाई वो प्रोजेक्ट के नाम है 72-73 लाख रुपए वापस ले लो, बंदा खा जाएगा। प्रोजेक्ट मेरी क्रेडिबिलिटी पे इशू हुआ था, उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मेरा काम है, मेरा काम है, तुमने बिना मेरी साइन के पैसा इशू कैसे कर दिया। कोई रिप्लाई नहीं आया। एक प्रोफेसर मेरी हेल्प भी किए थे सब ईमेल लिखने में। देन मैंने फ्रस्ट्रेशन में आके लिंक्डइन पे बड़ी पोस्ट लिखी, वो पोस्ट वायरल गई लिंक्डइन पे। हुआ कुछ नहीं, मेरे पे प्रेशर बनाया गया, पोस्ट डिलीट करो। देखा कर लो, उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे, करूँगा नहीं डिलीट में, उखाड़ लो, केस करना है कर दो, फर्क नहीं पड़ता, पोस्ट डिलीट नहीं होगी, पैसे वापस कर दो। IIT रुड़की का तो करोड़ों का बजट है, 72 लाख के पीछे क्यों रो रहे हो, वापस कर दो, क्योंकि बेइज्जती होगी इंस्टीट्यूट की। 1-2 लोगों की वजह से सारा गंदा हो जाता है, सारा कीचड़ हो जाता है। खैर एनीवे हम लोग थे जापान में मैं गया एक शहर में, बड़ा सुंदर शहर था। जापान में एक इशू ये आता है हॉस्टल्स में ना, लगेज रखने में दिक्कत आती है चेकआउट के बाद, कुछ एक्सेप्ट करते कुछ एक्सेप्ट नहीं करते, प्लस महंगे हैं यार हॉस्टल, मतलब 4-5 हज़ार में मिलता है अच्छा हॉस्टल यार, 4-5 हज़ार बहुत होता है। उस दिन मैंने सोचा काउचसर्फिंग यूज़ करूँगा जापान में पहली बार। ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, 35-36 के आसपास रेफरेंस थे मेरे, ऑल पॉजिटिव, नॉट अ सिंगल नेगेटिव। सारे लोग, मेरी कम्युनिटी के लोग बड़े रिस्पेक्ट करते थे मेरी। उस दिन कुछ ऐसा हो गया ना यार, वो मेरे को दोबारा तोड़ दिया यार, मतलब ये एक चीज़ करके ना ख़त्म कर दिया यार। मैं पता नहीं कैसे टिका हुआ हूँ यार, आप लोग जो देख रहे हो ना, मैं पता नहीं कैसे टिका हुआ हूँ। शायद मेरा ट्रैवलिंग का पैशन है या मेरे को मज़ा आता है, आई डोंट नो व्हाट, बट इतना ज़िंदगी ले रहा है ना, इतना गांड मार रहा है मेरे को, पता नहीं। उसके बाद क्योंतो में 8-10 लोगों को मैं रिक्वेस्ट भेजा, कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा जापानीज़ लोग साले रेसिस्ट थोड़े से हैं, वो जापानीज़ लोग तो एक्सेप्ट नहीं करते इंडियंस को यार, कुछ भी कह लो, उनको बस अमेरिकन पसंद है।
दे आर जस्ट नाइस इन पब्लिक, इन पब्लिक जेस्चर, हाय हेलो स्माइल करेंगे, बट अंदर से रेसिस्ट, नार्सिसिस्ट। एनीवे जापान फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री है, सेफ है, पब्लिक सेंस है लोगों को, पब्लिक सिविक सेंस है, सब रूल्स में, ऑर्डर में, मैनर्स में चलता है, ऑर्गेनाइज चलता है, परफेक्ट। देन एक उनमें से एक लड़की थी फिलीपींस की, वो मेरे को रिप्लाई करती है 3 बजे के आसपास कि सॉरी आई कैन नॉट होस्ट यू, आई एम बिजी। मैं बोला इट्स ओके, मैं ऑलरेडी हॉस्टल ले लिया हूँ क्योंकि मैं इतना वेट नहीं कर पाया, पूरा दिन वेट नहीं कर सकता था, मैं सड़क पर तो बैठ नहीं सकता, मैं हॉस्टल ले, थैंक यू वेरी मच फॉर रिप्लाइंग। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, उसने वो अंगूठा भेज दिया, वो होता है ना वो रिएक्ट, मैसेज पर रिएक्ट। शायद ऐसी कुछ था, शायद याद है मुझे, भूलता नहीं मैं चीज़ें, पर एग्जैक्ट याद नहीं रहती कई बार। फिर वो मेरे को शाम को मैसेज करी अपने आप से कि क्यों तो घूमोगे साथ में, वी कैन हैंग आउट। नो प्रॉब्लम, आई एम ओके, आई वांट टू सी अराउंड एंड इफ सम लोकल विल बी विद मी देन इट विल बी मोर बेटर। बोले दारू पीते हो? मैंने कहा हार्ड नहीं पीता, मैं पीता हूँ कभी कभी, लेकिन ऐसे अनजान को थोड़ी बता दूँ सब कुछ, मैं तो जानता भी नहीं कौन औरत है कैसी औरत है, मतलब पता नहीं, बियर ले सकते हैं पर पक्का नहीं है। ऐसी कुछ बात हुई थी। देन बोली इस लोकेशन पे आ जा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, 15-20 मिनट चाहिए मुझे, मैं वॉक करके और बस पकड़ के मिक्स करके आऊँगा, मुझे नया शहर है, पता भी नहीं है कैसे कम्यूट करना है। देन वो मेरी गाड़ में उंगली करी, आजा 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 जल्दी आ, 2 मिनट रहे। ठीक है भाई, 15-20 मिनट सबर नहीं हो रहा है, रुक जा, आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, बस पकड़ना है, वॉक करना है, मैप देखना है, और वो हरी अप आई एम हियर आई एम हियर आई एम हियर। थोड़ा मुझे डाउट हुआ और मुझे लगा हो सकता है मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, चलते हैं। देन हम मिले एंड शी वाज नाइस, एज फर्स्ट इंप्रेशन शी वाज नाइस, फर्स्ट इंप्रेशन। देन हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हुई, हम खाते पीते हैं, लोकल खाने एंजॉय करेंगे, सब करेंगे, विल शेयर द मनी। क्योंकि काउचसर्फिंग एक डेटिंग ऐप नहीं है, काउचसर्फिंग एक ट्रैवलर्स मीटिंग ऐप है। बहुत दारू पी उसने यार, 4-5 बियर पी गई यार वो, मैं तो 1-2 पिया, मेरा 1-2 बहुत है मेरे लिए। 8-9 बजे हम मिले अराउंड, और 1 बजे तक हम साथ थे। हम पहले जैपनीज रेस्टोरेंट गए, मैं दिल पे पत्थर रख के चला गया क्योंकि जैपनीज रेस्टोरेंट महंगे होते हैं। 5-6 हज़ार का बिल आया, और उस टाइम तो मैंने कैश में पे किया इस अंडरस्टैंडिंग से कि हम सारा बाद में क्लब करके स्प्लिट कर लेंगे। उसके बाद मैं याद करता हूँ ना, मेरे को गुस्सा आता है कि मैं इतना चूतिया कैसे हो सकता हूँ, मुझे नहीं जाना था उससे मिलने। वो हिंट्स मुझे पकड़ लेने चाहिए थे कि वो लड़की। उसके बाद खाना खाया हमने, फिर वो स्ट्रीट्स में घुमाई शहर के मेरे को। ऑलरेडी थोड़ी सी टल्ली हो चुकी थी वो, मैं कहा भैया देख तू घर चली जाना, तो या तो फिर सीधी रहे। देन बोलते क्लब चलो, क्लब घूमते हैं। मैंने कहा चल भाई, लेकिन बहुत महंगा नहीं, मेरा बजट इतना नहीं है। बोली नहीं, सस्ता ही है। पता नहीं कैसा क्लब ले गई वो, उसके लिए फ्री था, मेरे से 3-4 हज़ार रुपये ले लिए उन्होंने। अब एंट्री पे लाइन में लग के गए तो मना भी नहीं कर पाया, मैंने दे दिए। देन वहाँ से बाहर आए, फिर हमने कुछ खाया। मैंने तो फिर एक ही बियर ली थी, उसने पता नहीं कई सारी बियर ली। देन बोलती है अभी रिवर साइड चलते हैं, रात का 1 बज गया था, रिवर साइड चलते हैं, फिर अपने घर चले जाएंगे। ठीक है, इट्स नाइस, एंडिंग करते हैं। देन रिवर साइड जाके मैंने उसको बोला कि भैया स्प्लिट कर लें, मतलब मेरे पे काफ़ी बर्डन आ चुका है, मैं एक बैकपैकर हूँ, मैं यार मैं अमीर नहीं हूँ, मैं नॉर्मल आदमी हूँ, मैं घूम रहा हूँ कैसे न कैसे करके, दैट्स डिफरेंट थिंग। अब वो जाने लगी, उठ के जाने लगी। मैं यार ऐसे भाग तो नहीं सकता था, अनजान कंट्री है। मैं उसको बोला कि भाई पैसा के हिसाब तो कर ले, भाग क्यों रही है, तो वो चली गई। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। मैं उसको फिर कॉल मिलाया खूब सारे, बार मतलब 10-15 कॉल किया। मैंने कहा भाई कॉल उठा, कॉल नहीं उठाया उसने। फिर उसने कॉल उठाया अपने घर पहुंच के 20-25 मिनट, तब तक मैं नदी किनारे बैठा था। 20-25 मिनट बाद मैंने कहा भैया पैसा तो दे दे, स्कैम क्यों कर रही है। मेरे मुंह से निकल गया स्कैम कर रही है, मतलब ऑफ कोर्स मैं तो स्कैम मानूंगा। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने काउचसर्फिंग पे गया, मैंने उसको रेफरेंस डाल दिया तुरंत। मैंने कहा यार ये लड़की अजीब है, इससे मिलने जाओगे तो देखभाल के जाना। ये पैसा वैसे खर्च करा दी मेरा, और स्प्लिट करी नहीं। मुझे बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा मेरा, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एक ट्रैवलर के साथ ऐसा करना चाहिए, जबकि वो लोकल है।
देन अगले दिन वो मेरे को मैसेज करती है कि क्या ये रिमूव हो सकता है। मैंने कहा नहीं, रिमूव नहीं हो सकता, तो काउच सर्फिंग है, इसमें क्या रिमूव करना है, इसमें जो है सच ही तो है। उसने बोला यार तुझे रेफरेंस डालना चाहिए था। मैंने कहा तू रुके ही नहीं, तूने कॉल नहीं उठाया मेरा, मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, मैं तो लोगों को आगाह करूँगा ना अगले वाले को। तो मैंने उसमें कुछ नेगेटिव या फाउल लैंग्वेज गलत भाषा में लिखी, मैंने तो बस सिंपल लिखा कि यार लड़की अजीब है, इसने ऐसे ऐसे है। मैंने उसको स्कैमर भी लिखा वहाँ पे, मैंने वर्ड कोई ख़राब यूज़ भी नहीं किया रेफरेंस में, लेकिन वो ओवरऑल रेफरेंस नेगेटिव था। मतलब इसमें दो ही होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब उसके बाद उसने मेरे को एक बात बोली, अब मैं बताऊँगी। मैंने कहा कर ले जो करना, क्या कर लेगी तू, कर ले भाई। उसके बाद मैंने अपना कॉस्ट्यूम अकाउंट बंद कर दिया। मैंने कहा डीएक्टिवेट जैसे टाइप होता है ना कि हमें यूज़ ही नहीं करना, बाहर में जाओ, मुझे चाहिए नहीं जापान में, यूज़ ही नहीं करना मुझे। पहले लोग रेसिस्ट है और मेरा एक्सपीरियंस ख़राब हो गया, मेरे को नोटिफिकेशन भी नहीं चाहिए, बंद करो। देन वहाँ से मैं गया ताइवान में मैंने काउच सर्फिंग यूज़ किया दोबारा, क्योंकि ताइवान महंगा था बहुत, ऑनेस्टली बहुत महंगा। ताइवान पे बहुत महंगा है, और मेरे को होम लाइक चाहिए था एक दो दिन के लिए, कि घर जैसी फीलिंग है, कपड़े वपड़े धो लें, किसी घर में बच्चे दादी बूढ़े लोग हो, उनके साथ मैं बातें करूँ, खेल लूँ। तो जब मैं उनके घर में गया अगले दिन, बंदा बोला तुम्हारा काउच सर्फिंग अकाउंट कहाँ है। मैंने कहा अकाउंट जहाँ है वहीं तो है। बोले नहीं अकाउंट है नहीं तुम्हारा, चेक करो। मैंने देखा काउच सर्फिंग अकाउंट मेरा गायब हो गया, मेरे को नोटिफिकेशन आया योर अकाउंट हैज़ बीन टेम्पररीली डीएक्टिवेटेड। मैं काउच सर्फिंग को ईमेल किया, मैंने कहा ये अकाउंट चेक कर रहा है, मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट दिखा रहा है, मैं ऑलरेडी किसी का रुका हुआ हूँ, मेरा अकाउंट भी बहुत बड़ा है, मतलब ऐसे थोड़ी आप गायब कर सकते हो, कारण दो। और रिप्लाई नहीं करे, बोले ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस योर अकाउंट हैज़ बीन परमानेंटली रिमूव्ड। मेरा दिमाग फट गया, मेरे को 3 साल लगा मेरे अकाउंट अपना बनाने में। यू सेड इट्स परमानेंटली रिमूव्ड, इट्स लाइक मेरा इंस्टाग्राम गायब हो जा रहा था रात। मैंने कहा कारण दो, मेरे को बताओ कारण क्या है। बोले कारण नहीं बता सकते, इट्स ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस। 10 दिन बाद मेरे यूट्यूब पे एक लंबा चौड़ा कमेंट आता है एक उसी फिलीपीन लड़की का, मुझे भी नहीं पता, मेरे लोगों ने बताया, मेरे दोस्तों ने, भाई ये क्या लिख रहे हैं लोग। देखा लोग या एक बोले एक आदमी कुछ लिख रहा है, एक अकाउंट कुछ लिख रहा है। फिर मेरी फिलीपींस की बाकी दोस्त मेरे को कॉल करी, फीमेल फ्रेंड्स की, भाई कुछ गड़बड़ है क्या कुछ सुनने में आ रहा है। मैंने कहा कब सुनने में, बोले आजकल में। मैंने कहा क्या सुनने में है, उसने मेरे को बताया ऐसे ऐसे। मैंने कहा हाँ एक लड़की मुझे जापान में मिली थी फिलीपींस की, बट वो बात तो 2 हफ्ते पुरानी है। बोले नहीं वो तो रिसेंटली बोल रही है ऐसा ऐसा कुछ। मैंने कहा भाई क्या बोल दिया। अच्छा, तो वो लड़की एक कहानी लेके आई, ये बंदा मेरे घर आया, मेरे साथ छेड़छाड़ करी और चला गया। सच बताओ ना, औरतों से डर लगने लगा मेरे को। मैंने कहा तेरे घर में कैसे आया, मेरे को एड्रेस पता है, अपने सोसाइटी अपने बिल्डिंग की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाल, पुलिस के पास जा। इंटरनेट पे क्यों मामैन कर रही है, पुलिस के पास जा ना। ये मीडिया ट्रायल चला के मतलब क्या करना चाह रही है। और उसने मेरा अकाउंट गायब करवा दिया। उसने अपने 3-4 दोस्तों के साथ मिलकर रिपोर्ट मारी है, तब मुझे पता लगा काउच सर्फिंग अकाउंट क्यों गायब हुआ। मैंने काउच सर्फिंग में पूरा लंबा चौड़ा मेल लिखा है कि चैट्स शेयर करें, हमारे मीटिंग के पहले के मीटिंग के बाद के, दोनों में इस बात का जिक्र ही नहीं है। मेरे को उसका एड्रेस ही नहीं पता। हमारी 4 घंटे की फोटो के स्नैपशॉट्स लगाए मैंने कि ये फोटो एंड के टाइम स्टैम्प देखो, वो 8 बजे से 12-1 बजे तक मेरे साथ थी, उसके टाइम स्टैम्प है। मैं घर कब गया उसके, और अगर मैं ऐसा हरकत करता मेरे साथ 6-7 घंटे घूमती वो, और घूमती तो मैं, अगर ऐसी हरकत होती बाद में मैसेज में लिखती। मैसेज में तो कहानी पूरी स्कैम की है, पैसे की है ना। तो मेरी कहानी तो सुनो। काउच सर्फिंग ने कहा हमें नहीं पता, हमने अकाउंट हटा दिया, हमें कुछ नहीं सुनना। मैंने कहा बेटा तेरे को तो मैं बताऊंगा। मैंने कई ईमेल लिखे और खैर उन्होंने कुछ नहीं सुना। एक ना एक दिन आएगा ना उस काउच सर्फिंग को मैं सही बताऊंगा, क्योंकि इतने अच्छे लोगों की कम्युनिटी है, मेरा इतना बड़ा नेटवर्क था, उसमें सब इन्होंने ख़त्म कर दिया। इस कंपनी में बदला लूँगा मैं कभी ना कभी काउच सर्फिंग से, कभी ना कभी मेरा भी दिन आएगा भाई। देन इस इंसिडेंट ने मेरे को तोड़ा, बहुत तोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा इंटेंस हो गया था। फिर ये सब चीज़ें मेरे तोड़ रही थी ऑलरेडी। मेरे वीडियोस टाइम पर नहीं आ रहे थे, मेरे को मेरी ऑडियंस लिख रही है भाई वीडियो नहीं आ रही है, हफ्ता हो गया, 4 दिन लेट हो गया, 5 दिन लेट हो गया। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं मर रहा हूं, मैं क्या करूं। फिर आया नवंबर, और नवंबर को मैंने वो चाइना वाला वीडियो डाला अरुणाचल के सपोर्ट में, वो वायरल हो गया। फिर मैं दिसंबर में चाइना गया, मेरे को चाइना में पकड़ लिया और मेरे को चाइना से बैन कर दिया। मैं शायद कभी चाइना जा भी ना पाऊँ। मैंने बाद में अपॉलॉजी वीडियो बनाई थी कि आई टेक इंडिया स्टैंड, आई एम ओके विद दैट, आई एम स्टिल टेकिंग इंडिया स्टैंड, बट शायद मेरे को चाइनीज़ सॉइल पे लेना चाहिए था। मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी, चाइनीज़ एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, किसी ने हेल्प नहीं करी। कोई सेलिब्रिटी, कोई बड़ा चेहरा, कोई सपोर्ट में भी नहीं आया। ऐसा डरते हैं इन चीज़ों से। मीडिया वालों ने मेरा पॉइंट बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया, आई रिस्पेक्ट फॉर दैट। बट इस वजह से मेरा जो चाइना में छोटा सा बिजनेस था
वो सेक्रीफाइस हो गया। इस कार्ड से मेरी बहुत क्लोज दोस्त लियू वो छूट गए मेरे से, क्योंकि सब कार्ड के बाद चाइनीज अथॉरिटीज़ ने उसको कांटेक्ट किया कि ये वीज़ा में आपका रेफरेंस लिखा हुआ था इसने एज ए लोकल कांटेक्ट, और ये सब सुन के उसने मेरे से दोस्ती तोड़ दिया। वो मेरी एक ही सबसे क्लोज फ्रेंड थी। क्या करूँ मैं? छोड़ दूँ कि गायब हो जाऊँ? क्या करूँ? मर जाऊँ, गायब हो जाऊँ, ख़त्म करूँ? क्या करूँ? रुक भी तो नहीं सकता मैं, पर मैं लड़ूंगा, मैं नहीं हार मानूंगा। हाँ, मैं रोज़ मारता हूँ खुद को, रोज़ मरता हूँ रात को, बट मैं रोज़ सुबह उठ के फिर निकलता हूँ, फिर उसी उत्साह, फिर उसी हंसी, फिर उसी स्माइल, फिर उसी उमंग के साथ मैं फिर निकलता हूँ कैमरा लेके, एक हौसले के साथ कि आज फिर घूमेंगे, कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे, कुछ नई कहानी लाएंगे। अरे इस सब कचरे में मेरा चैनल भर गया यार। मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा, मैं अच्छी चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छी चीज़ टाइम पे नहीं आ रहा हूँ, मेरी ऑडियंस जा रही है, सब छूट रहा है यार, पता नहीं क्या हो रहा है, सब छूट रहा है। आई होप कल सुबह उठ के मुझे अच्छा लगे और मैं आगे वीडियोस अपलोड करूँ। चलो मैं चलता हूँ यार, बहुत डीप में मैं बहुत डिटेल में बता नहीं पाया, जितना मेरे को याद था उतना ही बता पाया मैं। और इस सोशल मीडिया में जब से मैं ग्रो हुआ ना, मेरे को ये तो समझ आ गया कितने दोस्त हैं, कितने दोस्त नहीं है। 2-3 लोग ही बचे यार, बाकी सब छूट गए। सब अपने अपने मतलब ढूंढने लगे, सब अपने अपने फ़ायदे ढूंढने लगे। मेरी स्टोरी लगा दे, मेरे कंपनी का दिखा दे, मेरे हेल्प कर दे, मेरे को शेयर मार दे। मैंने कहा यार ये चैनल मेरी कहानी का अकाउंट है यार, तुम क्या कर रहे हो यार? अब मैं मना कर रहा हूँ तो दोस्ती क्यों तोड़ रहे हो यार? मतलब मैं तुमको बोला मेरे को अपने ऑफिस में बुलाओ, मेरे को अपनी कंपनी की डेटा शीट शेयर करो, मैंने कभी बोला क्या यार? तो काम को अलग रखते हैं ना, दोस्ती क्यों ख़राब कर रहे हैं? वाई वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर फ्रेंडशिप। आई होप विक्टोरिया जहाँ भी हो खुश हो, बढ़िया हो, मस्त हो। चलो एंड करते हैं वीडियो। पता है यार, आप लोग में से बहुत लोग मेरी क्लबिंग की वीडियोस भी देखते होंगे, डांसिंग की। ये भी मेरा 8-10 महीने से शुरू हुआ है मेजरली। लगता है चलो कोई चलते हैं, नाचते कूदते हैं, पुराना भुलाने की कोशिश करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, कहीं किसी गाने में खो जाते हैं, 8-10 घंटे नाचते हैं, 7-7 8-8 घंटे मैंने क्लबिंग की है। वापस आता हूँ सुबह 6 बजे, रेगुलर नहीं पर मेरी क्लबिंग बहुत बड़ी है। वापस आएंगे और फिर सो जाएंगे, पर अगले दिन कुछ खास मिलता नहीं, चेंज नहीं मिलता है, फिर वही दिन। इसलिए क्लबिंग मैंने बहुत कम कर दी, फिलहाल बहुत कम कर दी। कुछ मिला नहीं उससे मुझे, जो मिला खुद से बात करके मिला, खुद के अंदर जाके झांक के समझ के, उससे ज़्यादा गेन हुआ मेरे को लाइफ में। और मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट अब तक मेरे माँ बाप ही रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं कितना लकी हूँ, इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ हुआ और मैं 25 कंट्री घूम लिया, 25 कंट्री में घूम लिया, इतने सारे नए लोगों से मिला, इतना हिचाइक किया, इतनी मेमोरीज, इतनी स्टोरीज। ये सब चीज़ें मेरे को और इंस्पायर करती हैं कि मत रुक, आगे बढ़। और मैं कोशिश करूँगा, मैं आगे बढ़ूँ, मैं इंडिया से एक ब्लॉगर निकल के बाहर जाए, तो बाहर के लोगों से मिल रहा है, बाहर के लोगों से कनेक्ट कर रहा है। पता नहीं यार, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं एक ब्लॉगर, ऐसा ब्लॉगर बनूँ जो इंडिया से ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करे। बहुत लंबा, बहुत मेहनत का सफ़र है, कोशिश करूँगा। साथ देना आप लोग। अब बहुत बेटे चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नीयत में